हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में 4 अहम तरीन खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे काबुल में होने वाली गैर मामूली मुलाकात के बारे में, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इमरान खान ने नई तैनातियाँ की हैं, नई पॉलिसी दी है। वो क्या पॉलिसी है जिसने तहलका मचा दिया है, उसके बारे में बात होगी। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे सैलाब के हवाले से। और चौथे नंबर पर हम अमेरिका में जाएंगे, जहां पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के साबिक़ एडवाइज़र, उनसे बातचीत की है हमने, खुसूसी बातचीत की है उन्होंने टॉक शॉक के लिए। इन सारे मौज़ूआत पर बातचीत का आगाज़ करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से? मैं खैरियत से हूँ, लेकिन हमारे बड़े अच्छे दोस्त उस्ताद भाई अबसार आलम जो हैं, उनकी वालदा की डेथ हो गई है और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत उनकी करे। और हमारी अपने व्यूअर्स से भी दरख्वास्त है कि वो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। तो आपका भी बड़ा अच्छा अबसार आसिफ, मेरा भी बड़ा अच्छा अबसार आलम साहब से ताल्लुक़ है। मैं उनके लिए, उनकी वालदा के लिए बहुत दुआगू हूँ। और ज़ाहिर है, वालदा या वालदैन में से कोई एक भी जब जाता है तो वो बड़ी तकलीफ़ होती है। अबसार आलम साहब अपनी वालदा का बहुत ख्याल करते थे और उनके दुख में ज़ाहिर है हमें भी बड़ा दुख है। खुदा उनको गरीक़ रहमत करे और अबसार साहब को और उनकी पूरी फैमिली को इस गम से झेलने की हिम्मत। बिल्कुल बिल्कुल। तो एजाज़, क्या आप बता रहे थे कि ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से बड़ी अहम मुलाकात इस वक्त जारी है जब आप और मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है? आसिफ, तकरीबन 10 रोज़ पहले, कम व बेश 10 रोज़ पहले हमने यहाँ पर एक ख़बर दी थी कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा काबुल में जाएंगे। उससे पहले आपको याद है हमने बताया था कि काबुल से जो अमीर ख़ान मुत्तकी हैं, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने पाकिस्तान आना था, लेकिन सलामती कौंसिल ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। और फिर हमने ये बताया कि काबुल एक मरकज़ बनने जा रहा है पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का। आज पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार काबुल पहुँचे हुए हैं। उनके साथ मोहम्मद सादिक़ ख़ान, जो कि स्पेशल एनवाई हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो पहुँचे हुए हैं। अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा नईम ख़ान, उन्होंने पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म का इस्तक़बाल किया। निज़ामानी साहब जो हैं हमारे सफ़ीर वहाँ पर काबुल के अंदर हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। दोनों वज़राए ख़ारजा, यानी कि पाकिस्तान के इसहाक़ डार और अमीर ख़ान मुत्तकी, उनके दरमियान बातचीत हुई है। और फिर जो सैफ़रीकी बातचीत है उसका भी आगाज़ हो चुका हुआ है। आसिफ, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा की काबुल में मुलाकात हो गई है और तीनों ने बाहमी ताउन को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। इससे भी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने अमीर ख़ान मुत्तकी, जो काबुल में अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे मुलाकात में कालअदम टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड का मामला भी उठाया है और कहा है कि इस हवाले से जो पाकिस्तान के मुतालबात हैं, उन पर सुस्त रवि से काम किया जा रहा है। और ये मुतालबा भी किया है कि इस हवाले से काबिल तस्दीक इनके खिलाफ इकदामात के काबिल तस्दीक शवाहिद हमें फ़राहम किए जाएँ। तो इसके ऊपर जो अफ़गान साइड है, अफ़गान वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने कहा कि जी, हमारी सरज़मीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने यकीन दहानी कराई। तो मेरे ख़्याल में इन इटसेल्फ बड़ी डेवलपमेंट है और ये एक बड़ा अच्छी समत है। तो जो अभी तक इतलात मिली है कि पाकिस्तान की तरफ से पहले तो 2 तरफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के। इस मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने ट्रेड यानी कि तिजारत को बढ़ाने के ऊपर बात की है। साथ ही साथ जो दहशतगर्द के लिए इक़दामात हैं उनके ऊपर बात की गई है। आपको पता है पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से बहुत सारे लोग मतलूब हैं, अफ़गानिस्तान में है वो। और पाकिस्तान का ये क्लेम रहा है कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में होती है। टीटीपी का नाम लिया जाता है, उसके ऊपर बातचीत आगे बढ़ी है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये तो 2 वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात जो पहले से पेंडिंग थी, ये हुई है। अच्छी एक डेवलपमेंट है कि देखें, हमारी तरफ से अटैक भी अफ़गानिस्तान में हुए हैं, कार्रवाइयाँ हुई हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, जो कि बहरहाल दोनों मुल्कों के दरमियान कोई अच्छी मिसाल नहीं है। एट द सेम टाइम अच्छी बात ये हो गई है कि दोनों वज़राए ख़ारजा आपस में मिल रहे हैं और दोनों मुल्कों के जो सफ़रा हैं, सरदार शकीब यहाँ पर
जो तालिबान के सफ़ीर हैं, और हमारे निज़ामानी साहब वहाँ पर इन्होंने बड़ा होमवर्क किया है और बड़ा क्रेडिट जाता है सादिक खान को, जो कि खामोशी से एक डिप्लोमेसी कर रहे हैं। लेकिन असल जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के हैं। जो देखिए दहशत गर्दी का जो मामला है ना, ये मईशत से भी जुड़ा हुआ है। दो थिंकिंग है। एक थिंकिंग तो ये है कि जब दहशत गर्दी किसी इलाके में नहीं होगी तो वहाँ पर डेवलपमेंट होगी, कारोबार होगा। जो चीनी सदर हैं शी जिनपिंग, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है ना, वो ये कहते हैं कि जब डेवलपमेंट हो जाएगी ना तो तब भी दहशत गर्दी नहीं होगी। यानी कि दहशत गर्दी जो कारोबार के लिए या मईशत के लिए पुरअमन माहौल होना ज़रूरी है, लेकिन अगर पुरअमन माहौल ज़रूरी नहीं है और उसमें आप तजारती कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं, यानी कि सी पैक को उन्होंने बढ़ा दिया है, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं, ये हम अमन लेके आएंगे, बिज़नेस के ज़रिए, कारोबार के ज़रिए, तजारत के ज़रिए लोग ख़ित्ता तरक्की करेगा। तो आपको पता है सी पैक का जो एक्सटेंशन कर दिया गया है, ये अफ़गानिस्तान में भी कर दिया गया और आगे सेंट्रल एशिया में भी गया है। तो ये सबसे अहम है। और जो सह अफ्रीकी चैनल बनाया है, यानी कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन, और दूसरा सह अफ्रीकी चैनल बनाया है अगेन चीन के इनिशिएटिव के ऊपर, वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश। तो दोनों सह अफ्रीकी जो चैनल्स हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया है। अफ़गानिस्तान वाला ये अभी हो रहा है, और ढाका में मेरी इतलात के मुताबिक इब्तदाई जो सेशन है वो हो चुका हुआ है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन का, छोटे लेवल पे, थिंक टैंक के लेवल के ऊपर। तो आज ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, और इसी में दहशत गर्दी के तदारक की भी बात हो रही है। पाकिस्तान से रेल सर्विस का आगाज़ जो है वो आगे जाएगा अफ़गानिस्तान में। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मेरे पास तो इस वक्त यही खबर है। एजाज़, इसमें मैं एक छोटी सी बात, जो आपने कहा ना कि हमने अफ़गानिस्तान पे हमला किया है, तो उसकी एक कार्रवाई रीज़न की है। गई है। हाँ, उसकी रीज़न है कि हमने बार बार उन्हें मुतनब्बे किया था कि अगर अब आपकी बॉर्डर से मुदाखलत हुई तो हम इसका जवाब अंदर आके देंगे। और पाकिस्तान ने पहली दफ़ा, क्योंकि ये कहा गया था, उन्हें कन्वे किया गया था, तो पहली दफ़ा हमने अंदर जाके फिर जवाब भी दिया। और दूसरी जो बात है, जो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, ये कहा जाता है कि अगर किसी जगह से आपने लोगों को इंतहा पसंदी ख़त्म करनी है ना किसी भी तरह की, तो कहा जाता है कि आप वहाँ पे एक शुगर की मिल लगा दें या आप वहाँ पे एक सीमेंट की फैक्ट्री लगा दें। औसत दर्जे की ये जो फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, इसमें 4,500 से 5,000 बंदा काम करता है, जिनकी वहाँ पे रिहायशी यूनिट होते हैं जो राउंड दी क्लाक 3 शिफ्टों में काम करते हैं। वहीं पे उनके बच्चों के लिए स्कूल और मदरसा भी बना होता है और ख़वातीन के लिए दस्तकारी का सामान होता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी इलाके में अगर आप तरक्की ले आते हैं, वहाँ के लोगों को कारोबार दे देते हैं, रिज़्क रोटी उन्हें मिलना शुरू हो जाती है, उन्हें मजदूरी मिलना शुरू हो जाती है, तो वो लोग बंदूक नहीं उठाते। वो प्रेफर करते हैं कि हम मजदूरी करें, काम काज करें, अपने बच्चों को पालें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। लेकिन जब ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इकॉनमी से जुड़ी है, जब खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो लोग बंदूक उठाते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली फिर उन्हें दुनिया की मुख्तलिफ ताकतें इस्तेमाल करती हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इस पर तो हमें ब्रीफ किया। लेकिन आसिफ, मैं ये कहता हूँ कि चूँकि हमने इंडिया वाली बात भी कर रही है, तो अभी कर लें, हम अमेरिका चले जाएं या आप पहले सियासी बात करें? मेरा ख्याल है सियासी बात बड़ी है, तो पहले सियासी बात, आपके पास है खबर, ये बताएं कि क्या तैनातियाँ, खान साहब ने क्या नई पॉलिसी दी है? देखिए, इमरान खान साहब ने आज 2 अहम लोगों को जो है ज़िम्मेदारियाँ दी हैं पार्लिमान के अंदर। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बनाया है महमूद खान अचकज़ई को, और सेनेट में उन्होंने आज़म खान स्वाति का नाम जो है ये आज जो मुलाकात के लिए गए थे उनको दिया, और बाद में फिर इसकी कन्फर्मेशन पार्टी से आ गई कि इन दोनों लोगों को जो है वो कर दिया गया है। जिस तरह हुकूमत में एजाज़ हम देखते हैं कि आर्मी चीफ़ की तैनाती बड़ी अहम होती है, फिर आर्मी चीफ़ जब DGISI लगाते हैं, DGMI लगाते हैं, कोर कमांडर पिंडी लगाते हैं, इस तरह अहम सीटों पे जब वो लोगों को लगाते हैं तो हम उससे तय करते हैं कि पॉलिसियाँ क्या होंगी और किस तरफ को मामला जाएंगे। तो आपको याद है कि रिसेंट पास्ट में अभी 10 हफ्ता पहले जो है आर्मी चीफ़ ने पहली मरतबा ब्रसल्स में जो बातचीत हुई, जो सुहेल राइट साहब ने रिपोर्ट भी की, तो उसमें उन्होंने कहा कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। ये उस इंटरव्यू की एक लाइन थी, बड़ी अहम लाइन थी, जिस पर बड़ी बात हुई। आज जो नेशनल असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ लगाया गया है, वो PTI के बजाय एक ऐसे शख्स को लगाया गया है जिसका माजी में इमरान खान अपने स्टेज से मजाक उड़ाया करते थे,
और वो सर पे एक चादर रख के कहते थे कि महमूद खान अचकज़ई यूँ है, लेकिन आज उन्हें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तस्लीम करना पड़ा और उन्होंने कहा कि आप आएँ और मेरी पार्टी को लीड करें। तो मेरा ख्याल है बड़ी राइट डायरेक्शन में उन्होंने बात की है। महमूद खान अचकज़ई गो के बात कहने से नहीं रहते, लेकिन एक इंतहाई ज़ीरक और मंझे हुए सियासतदान हैं। आज भी बहुत सारे इख्तलाफात के बावजूद पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा हैं, बलूचिस्तान से तल्लक़ है, बलूचिस्तान के अंदर रूट्स हैं और उनकी बात का एक वज़न भी होता है, उनकी बात किसी सोच पे भी मबनी होती है। और ये बात दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने कभी भी कोई डील सौदेबाजी नहीं की, लेकिन पीटीआई के जो अभी क्राइसिस हैं कि उनकी पॉलिसी डिसीजन के हवाले से बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या मुफाहमत कर रहे हैं, मुज़ाहमत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी तैनाती है। इसी तरह आज़म खान स्वाति, उनके ऊपर पार्टी के अंदर से बड़ा क्रिटिसिज्म होता है। ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब से लेना चाहिए था, अगर कौमी असम्बली में जो है आपने बलूचिस्तान से लिया तो कम से कम सेनेट में पंजाब से लिया जाता। लेकिन आज़म स्वाति की अपने लीडर के साथ जो उनकी एफिलिएशन है वो किसी किस्म के शक व शुबे से बाला है। उनके ऊपर आप बाकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उनकी आप बात कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान के साथ उनकी जो लॉयल्टी है, जो इससे पहले वो कैद हुए, इनके साथ जो पहले मामलात हुए, और फिर ये कि उन्होंने बाहर आके बात भी की, नाम भी लिया लोगों का, तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने जो बड़ी अहम जो 2 तैनातियाँ की हैं, मैं तैनातियाँ ही कहूँगा इनको, क्योंकि दोनों हाउसेस के शिबली फराज और उमर अयूब नाअहल हुए थे, उनके दोनों ऐवानों के जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे। तो महमूद खान अचकज़ई वो सियासतदान हैं जो यकीनन हुकूमत के लिए पार्लिमान के अंदर या पार्लिमान से बाहर भी पीटीआई की कमांड करते हुए वो मसाइल भी खड़े कर सकते हैं, पीटीआई के लिए पॉलिटिकल स्पेस गेन करने की भी वो अहलियत रखते हैं। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई के को मुज़ाकरात की मेज़ पर कुछ लेकर देने की पोजीशन में भी वो हैं। उनकी सियासी बसीरत से भी आप ये तवक्को की जा सकती है, उनकी मामला फहमी भी जो है, और उनका जो एक डेटरेंस भी है कि वो बात जो करते हैं फिर उस पर खड़े होते हैं। तो मेरा ख्याल है पीटीआई ने बड़ी राइट डायरेक्शन में एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। अगर इनके खिलाफ इमरान खान साहब ने खुद ही कल कोई बयानात ना दे दिए या बाकी पार्टी इनके पीछे ना, अभी तक तो पार्टी की तरफ से इस तैनाती को वेलकम किया गया है। अली मोहम्मद खान जो खुद जिनको लोग कैंडिडेट कहते थे कि ये भी अपोजिशन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के कैंडिडेट हैं, सबसे पहले उन्होंने इमरान खान के फ़ैसले को तस्लीम करते हुए उन्होंने कहा जी ये खुशाइन तैनाती है, हम पूरी सपोर्ट देंगे, और बड़ी अच्छी इसको तैनाती करार दिया है। तो मेरा ख्याल है पीटीआई बाय एंड लार्ज इसको जो है इसके ऊपर इसको पॉजिटिवली देख रही है। लेकिन अगर विद इन दी पार्टी उनके खिलाफ साजिशें हुई या इमरान खान साहब ने खुद ही उनके खिलाफ बयान दिए तो शायद वो भी डिलीवर ना कर सकें। मसला फिर वही आएगा कि इन्हें फ्री हैंड देना होगा खान साहब को, ताकि ये कोई उनके लिए पॉलिटिकल स्पेस जो है वो उसमें जगह बना सके। आसिफ, मेरे ख्याल में 2 जो तैनातियाँ हैं महमूद खान अचकज़ई की कमिंग फ्राम बलूचिस्तान, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है कि बलूचिस्तान से उन्होंने एक सीनियर सियासतदान को लीडर ऑफ द अपोजिशन तस्लीम किया है। और वही बात कि माजी में उन पे बड़ा एतराज़ करते रहे, उनका मजाक उड़ाते रहे, आज उनको तस्लीम किया, ये अच्छी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम ये इस बात का भी इजहार है कि नेशनल असम्बली के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मैसेज दिया है कि ही इज़ नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई वो सियासतदान है जिनका इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनके दुश्मन भी ये कहते हैं कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट वाला आदमी नहीं है, ठीक है। और एक मुदब्बर सियासतदान है, वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं करते बल्कि सबको रास्ता दिखाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। दूसरे आज़म खान स्वाति कमिंग फ्राम खैबर पख्तूनख्वा, अगेन ए वेरी गुड चॉइस। आज़म खान स्वाति जो है अनकम्प्रोमाइजिंग है और अगेन सबसे अहम बात यह है कि लॉयल हैं अपने लीडर के साथ। माजी में जो तैनाती थी आपको पता है और हमें भी पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी तैनाती, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट यूज़ एंड थ्रो करती है, टिशू की तरह इस्तेमाल करती है और उसी तरह फेंकती है। और जो शिबली फराज साहब हैं उन्हें टिशू की तरह इस्तेमाल किया गया, और ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिश भी होगी या मजबूरी होगी, मुझे नहीं पता, और फिर जब वक्त आया तो उनको थ्रो भी कर दिया गया। और अभी वो सारे उधर खैबर पख्तूनख्वा में मेरे ख्याल में ओवरऑल एक और तैनाती भी हुई है जिसका आपने जिक्र नहीं किया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे कुलीग भी रहे, मैंने तो उनके साथ सफ़र भी किया, हम इकट्ठे थे हिंदुस्तान जब हम गए थे। तो पहले तो वो निगरान वज़ीर इत्तलात रहे, अभी वो तर्जमान बने हैं सदर आसिफ अली ज़रदारी के।
और ज़ाहिर है एक पुराने वॉइस ऑफ अमेरिका का उनका एक तजर्बा है, पाकिस्तान में जर्नलिज़म का तजर्बा है, फिर वो जो अपोजिशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, PTI के साथ तो बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं, उनकी बारे में उनकी बड़ी खुलम खुला ख्याल है। सियासी जमातों नून लीग के साथ भी जुड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हैं, और अहम बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। तो लेकिन मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि जो फ़रहतुल्लाह बाबर जो कि साबिक तर्जमान है, उनको चूज़ नहीं किया गया एज़ तर्जमान, इस दफ़ा चुना गया है मुर्जा सोलंकी को। तो फ़रहतुल्लाह बाबर साहब ने तो आपको पता है एक आसिफ जरदारी साहब की प्रेसिडेंसी के बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त किताब भी लिखी है। तो मुझे नहीं पता कि ये क्या कंसिडरेशन थी, लेकिन एनी हाउ मुर्जा सोलंकी जो है नए तर्जमान है सदर पाकिस्तान के। चलें, सोलंकी साहब से हमारा भी राय राब्ता और बड़े बेहतर आदमी हैं, तो हम दुआ गो हैं कि वो प्रेसिडेंसी की जो तवक्कुआत हैं उनको पूरा कर सकें। तो एजाज़ पॉलिटिकल फोरम पे तो यही कुछ था और इसके आने वाले दिनों में बड़े असरात होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि महमूद खान अचकज़ई कभी कंप्रोमाइज़ नहीं हुए और एक बड़े अपराइट बंदे हैं, इसमें तो कोई राय नहीं है। लेकिन एजाज़ साथ ही साथ आप देखें कि तमाम तर तलखी के बावजूद बलूचिस्तान से इस कद का कोई लीडर ऐसा अब नहीं बचा जो पार्लिमान में हो। तो बहरहाल वो बातचीत पे और पार्लिमानी निज़ाम पे यकीन रखते हैं, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पे पीपल्स पार्टी के लिए कोई स्पेस पैदा करने की पोजीशन में भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरह से बहुत अच्छी चॉइस है महमूद खान अचकज़ई, और अच्छी बात है इमरान खान साहब ने रुजू किया अपनी गलती से, और हमें उम्मीद है कि वो बाकी अपनी सियासी गलतियों से भी इसी तरह रुजू करें तो वो इस क्राइसिस से बहुत जल्दी निकल आएंगे। वो बाकी सियासतदानों को भी अगर स्टेक होल्डर मानना शुरू कर दें और जो उनकी गर्दान है कि चोर 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 डाकू, इससे अगर वो निकल आएँ, हालातों वाक़यात को तस्लीम कर लें, अपनी गलतियों को तस्लीम कर लें, अपनी कमियों को तस्लीम कर लें, तो मेरा ख्याल है कि वो मेन स्ट्रीम के अंदर दोबारा अपनी जो है वो स्पेस हासिल कर सकते। अच्छा आसिफ, आज एक अच्छी बात हुई है और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि ये बात हो नहीं रही थी। आपको पता है आसिफ, जब से गुज़िश्ता 10-15 दिनों से सैलाब का मामला चल रहा है, वफाक से कोई एक बंदा खैबर पख्तूनख्वा नहीं गया। मरीम नवाज़ ने तो टेलीफोन किया, वफाक से कोई बंदा नहीं गया। आज एक अच्छी बात ये हुई है कि प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ, ज़ाहिर है हम उनसे बड़ा इख्तलाफ भी करते हैं, उनको बड़ी तनकीद भी करते हैं, लेकिन आज अच्छा काम हुआ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ पर गए और वज़रा भी गए, और जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर वो प्राइम मिनिस्टर के साथ थे। उन्होंने जो सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मेरे ख्याल में ये खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा अच्छा मैसेज गया कि वफाक जो है वो आपके बारे में कंसर्न्ड है, और वज़रा वहाँ पर मौजूद थे, एहसन इकबाल वहाँ पर मौजूद थे, अमीर मुकाम मौजूद थे, नहीं मैनी इधर एजाज़ ये बड़ी शख्सियात आज गई हैं, लेकिन आप देखें वहाँ पे फील्ड वर्क कर रही है फ़ौज। आपके मरकज़ से मैंने आपको कल बताया था कि 3450 किलो अद्वियात जो हैं वफाक ने आपके भेजी है NDMA के अलावा। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने 450 किलो अद्वियात भेजी हैं। जो डिमांड थी वो पूरी की गई। फिर उन्होंने आपकी मच्छरदानियाँ भेजी हैं, क्योंकि पानी जहाँ खड़ा है वहाँ मच्छर पैदा होता है, उससे बहुत सारे वबाई अमराज जन्म लेते हैं। वफाक पहले दिन से इन सारी एक्टिविटीज़ में है, लेकिन बहुत अच्छा मैसेज गया, जिस तरह आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वहाँ गए, आर्मी चीफ गए, और इससे यकीनन नीचे जो काम करने वाले हैं उनको हौसला भी होता है और काम तेज़ भी होता है। तो मेरा ख्याल है कि सूबाई हुकूमत भी इसी तरह एक्टिवली वहाँ पे अगर काम करे, जो कि शुरू में नहीं किया। आपको पता है जलसा हो रहा था जब ये सैलाब आया हुआ था और वहाँ पे लोग नहीं थे बोनेर में और उधर, लेकिन अब जिस तरह से लोग जाना शुरू हैं तो मेरा ख्याल है उस मुतासरीन के लिए बहुत खुशाइंद बात है। वफाक और सूबा बराबरी के साथ तो उनके उसके लिए काम करे, बहाली के लिए। ऑप्टिक्स बड़े अहम होते हैं ना, ये तस्वीरें कहते हैं ना, वो ए पिक्चर इज़ वर्थ मिलियंस ऑफ वर्ड्स। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है कि प्राइम मिनिस्टर, वज़रा और फील्ड मार्शल ये जा रहे हैं उधर मौके के ऊपर, ये बड़ा अहम है। नो डाउट कि रेस्क्यू का काम हो रहा है, वो रिलीफ का काम हो रहा है। एक और अच्छी खबर है, अच्छी तो नहीं मुझे कहना चाहिए, लेकिन इसमें पुलिस की एक कारकर्दगी है। आपको पता है पिछले दिनों अच्छी खबरें बहुत कठी की आज आपने, बात आसिफ अच्छी खबरें हम कह रहे हैं, जो मैं बात बता रहा हूँ कोई इस एतबार से तो अच्छी नहीं है। आसिफ आपको पता है कि सैलाब में 20 के करीब अफराद बह गए थे, जो लाइन में खड़े थे और बारी बारी बह रहे थे और कोई हेल्प नहीं कर पा रहा। बड़ी वीडियो उनमें से 18 की बॉडीज़ को जो हमारी बडग्राम की पुलिस है
उसने और उसके एहलकारों ने निकाला। तो बडग्राम के जो सारे पुलिस वाले हैं, एक तो ये है कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, बेशक। ठीक है, और इसलिए हमने अयाज़ ख़ान जो कि बडग्राम के DPO हैं उनसे रब्ता किया कि जाने की क्या सूरत हाल थी, किस तरीके से उनके लोगों ने काम किया। और ज़ाहिर एक बड़ी तकलीफ़ दह बात है कि पानी में लोग बह रहे हैं, उनके लवाहिकीन हैं, और इस सारे मामले से देखा। अयाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। तो बताइए ये क्या हुआ और किस तरीके से आपके लोगों ने मदद की? शुक्रिया एजाज सैयद साहब आपके प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए जो अभी बडग्राम में आप तशरीफ़ लाए हैं। 14 और 15 अगस्त की शब दरमियान ज़िला मानसरा के एक गाँव है ढेरी हलीम नीलबन, वहाँ पे रात को क्लाउड बस्ट हुआ, आसमानी बिजली गिरी और कुछ घरों से जो है वो तबाह हुए कुछ घर, और उससे जो है वो काफ़ी तादाद में ख़वातीन मर्द बच्चे बह के जो है वो दरियाए नंदियाड़ में आए। अलग सुबह जो है वो बडग्राम पुलिस को इसकी इतला मिली, क्योंकि वो जो एरिया है, वो जो दरिया है, वो सारा बडग्राम डिस्ट्रिक्ट की हदूद में आता है। सुबह सवेरे से जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर पहले पुलिस पहुंची, मुकामी लोगों ने वहाँ पे मदद की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्क्यू 1122 दीगर इदारे जो है वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का, सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। ये जो है डेरी हलीम बंद से लेके और जहाँ तक हमें आखिरी डेड बॉडी मिली है वो करीबन 15 से 18 किलोमीटर का जो है वो एक बड़ा मुश्किल और गहरी खाइयाँ हैं, उसमें दरिया है, उस एरिया में जो है ना ऑपरेशन किया गया है। और अभी तक जो है जो 20 में से 18 जो है वो डेड बॉडीज़ रिकवर की गई हैं, और अभी जो है 2 डेड बॉडीज़ जो हैं वो बकाया हैं। वो सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और जो है कोशिश ये है कि तमाम डेड बॉडीज़ को वहाँ से रिकवर किया जाए। इसके साथ ही जो है वो अलग सुबह जो है वो पुलिस ने जितने भी वहाँ पे नीचे डाउन स्ट्रीम में जो गांव आते हैं, जो आबादियाँ हैं, उनको भी ख़बरदार किया, उनको भी वार्न किया, और जो है ताकि दीगर कोई नुकसान जो है वो उससे बचा जा सके। तो आसिफ, ये अयाज़ ख़ान की आपने बात सुन ली। मैं अयाज़ ख़ान से आते हुए सीधा आपको अमेरिका लेके जाता हूँ। बीच में कोई ब्रेक ही नहीं? नहीं, कोई ब्रेक नहीं। बडग्राम से सीधा वाशिंगटन, ठीक है जी। आप देखें, लेकिन वाशिंगटन में कहानी हम सुना रहे हैं दिल्ली की, अच्छा, और लाहौर की। पुरानी कहानी है लेकिन बड़ी दिलचस्प कहानी है। प्लीज़। आपको पता है कुलकर्णी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। कुलकर्णी साहब साबिक एडवाइज़र रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के। अच्छा। और ये उस बस पे लाहौर में आए थे जो वो उनके दौर में थे, जो वाजपेयी साहब जिस बस पे बैठ के लाहौर आए थे नवाज शरीफ साहब के, जिसके बाद कू हो गया था, कारगिल हो गया था और फिर कू हो गया था। वाजपेयी साहब तो यार बड़े बड़े आदमी थे, नो डाउट वाजपेयी साहब के लिए तो बहुत इज्जत। मेरा ख्याल है हमें सुनाएं जल्दी से, क्या कहते हैं? फैसल अली शाह हमारे छोटे भाई हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो उधर थे DC में, उन्होंने उनसे बात की। तो आइए उनसे सुनते हैं कुलकर्णी साहब क्या कहते हैं। और मैं अब आपको ये भी बात बताऊं, कुलकर्णी साहब जब मैं गोवा में गया था, हिंदुस्तान में गया था, तो कुलकर्णी साहब हमारे मेज़बानों में शामिल थे। तो कुलकर्णी साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। प्लीज़ फैसल सुनाएं क्या बातें हुई हैं। मैं उसी बस में उनके साथ आया था और उन्होंने एक ईमानदारी कोशिश की थी कि भारत पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते कायम हो, कभी फिर से जंग ना हो। और मुझे याद है लाहौर में गवर्नर हाउस में जब उनके लिए एक रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उस रिसेप्शन में उन्होंने अपनी एक नज़म सुनाई थी और बहुत बड़े शायर थे, पोएट थे। उस नज़म का नाम था जंग न होने देंगे, भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ साथ रहना है, प्यार करे या वार करे दोनों को ही सहना है, जो हम पर गुजरी बच्चों के साथ न होने देंगे, जंग न होने देंगे। तो जंग न होने देंगे, यह उनकी दिल की तमन्ना थी। लेकिन जैसे आपने कहा, उस यात्रा के बाद, उस विजिट के बाद तुरंत कारगिल का जंग हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। मुशर्रफ साहब को बुलाया आगरा में, फिर इस्लामाबाद गए 2004 में, उनके साथ मैं भी गया था। तो अब देखिए 2 महीने पहले मई महीने में फिर एक बार जंग हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच, और सिर्फ 4 दिन में हमने देखा कितनी तबाही हो सकती है, क्योंकि आज का जंग ये पुराना जंग नहीं है, इट्स अ वेरी टेरिबल वॉरफेयर। तो जंग नहीं होना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच,
तो यह जो है ये भारत के लोगों की और पाकिस्तान के अवाम की, दोनों की मिशन होनी चाहिए। इसलिए मैं वॉशिंगटन में भारत के जो डायस्पोरा के लोग हैं, पाकिस्तान के जो डायस्पोरा के लोग हैं, उनसे मिलने के लिए आया हूँ। और मैंने एक अपील तैयार की है, एन अपील फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन ऑल ऑफ साउथ एशिया। यानी अफगानिस्तान से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये पूरा जो हमारा इलाका है, यहाँ अमन होना चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए। और भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो ये हो नहीं सकता है। तो मैंने एक अपील तैयार की है, तो इस अपील को यहाँ मैं लोगों के साथ मैं डिस्कस मैंने की है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, भारत के लोगों से अच्छा मिला, पाकिस्तान के लोगों से अच्छा मिला। और मैं इसी अपील को भारत में भी इसको मैं एक डिस्कशन करा रहा हूँ, पाकिस्तान में भी करूँगा। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि हम इस कोशिश में कामयाब होंगे। कामयाब क्यों होंगे? क्योंकि अमन के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता एक ही है, वो तबाही का। भारत की तबाही, पाकिस्तान की तबाही। इसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है और परमात्मा की सेवा करना है, अल्लाह की सेवा करना है। तो हमें अमन के लिए काम करना होगा, भाईचारे के लिए काम करना होगा। एक भारतीय जनता पार्टी वो है जिसे आज लोग जानते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद, और उसमें एक सख्ती, उसमें एक बड़ी हार्डकोर उसके जज्बात, उसकी आइडियोलॉजी नज़र आती है। एक वो थी जो वाजपेयी साहब जिसके साथ एसोसिएटेड थी। और पाकिस्तान में अब भी कुछ लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि बीजेपी के ही दौर में कुछ बातें हुई हैं, यानी मोदी साहब लाहौर भी गए थे, बीच में बहुत सारे वाक़यात हुए। ज़ाहिर है कि ट्रेन का सैड इंसिडेंट भी हुआ था पाकिस्तान में, और फिर ज़ाहिर है कि इंडिया में मुंबई जैसा वाक़या हुआ, और फिर इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में जिस तरह के वाक़यात हुए, और पूरा इंटेंशन क्योंकि कश्मीर ही रहा है। तो इस बीजेपी से क्या आप तवक्कुआत करते हैं, और कितना डिफरेंटली देख रहे हैं? क्या पॉजिटिविटी आपको नज़र आ रही है इस पीपल टू पीपल कंटेक्ट के नतीजे में? कुछ बेहतर हो सकेगा? मुझे लगता है कि बेहतर ज़रूर होगा, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी में काम कर चुका हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर थे। तो अब हालात कुछ बदले हैं, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मोदी जी पाकिस्तान गए और उन्होंने भी एक कोशिश की है, लेकिन क्या होता है कि हम एक कदम आगे रखते हैं, 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि यहाँ वाक़या होता है, वहाँ वाक़या होता है। अभी पहलगाम में 26 टूरिस्ट को मारा गया। ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बंद होनी चाहिए। टेररिज्म जो है वो भारत का दुश्मन है, पाकिस्तान का दुश्मन है, वो इंसानियत का दुश्मन है। तो टेररिज्म बंद होना चाहिए और दुश्मनी बंद होनी चाहिए। हमें एक नया रास्ता अपनाना होगा। और मैं ये चाहूँगा कि देखिए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे है, वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान के लोग अमन चाहते हैं, भारत के लोग अमन चाहते हैं। और मैं तो यही कोशिश करूँगा कि आपके जो हुकूमत में जो भी लोग हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके फील्ड मार्शल हैं, ये जो आवाज़ है मेरी, अमन की जो अपील है, मैंने इसमें लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, दे शुड फॉलो व्हाट हैज़ बीन अपील टू देम। क्योंकि ये जो है, ये आवाम की आवाज़ है, ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है। इसमें हमने कहा है कि देखिए, हम अमेरिका में खड़े हैं। अमेरिका इतना अमीर मुल्क कैसे बना? क्योंकि यहाँ एक लोगों में एक यूनिटी रही। भारत और पाकिस्तान के बीच जब यूनिटी आएगी तो हम तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ेंगे। अगले 10-20 साल के बाद भारत, पाकिस्तान और पूरा हमारा साउथ एशिया का जो इलाका है, यहाँ भी अमीरी आ सकती है, यहाँ भी तरक्की आ सकती है।
बशर्ते हम ये जो दुश्मनी का दौर है इसको ख़त्म करना चाहिए। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी इंडिया के दौरे पर गए थे और वो भी बड़ा क्रिटिकल वक्त था, ज़ाहिर है आपने उनके लिए कोई तकरीब रखी थी, वो आपके लिए कितनी मुश्किल हुई थी, आपको क्या सफ़र करना पड़ा था और रिस्पांस क्या मिला था पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, ये लगभग 10 साल हो चुके हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हिंदुस्तान आए थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी, नीदर हॉक नॉर डॉग। तो उस किताब के लॉन्च के लिए मैंने दावत दी उनको, आप बम्बई आइए, मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगा एक प्रोग्राम। लेकिन वो उस समय शिवसेना के लोगों ने मुझे धमकी दी और कहा कि हम किसी भी पाकिस्तानी को बम्बई आने नहीं देंगे और ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे। लेकिन मैंने कहा कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुझे हक देता है, मुझे फ्रीडम देता है, अधिकार देता है, और आप ये अधिकार, ये राइट आप छीन नहीं सकते। तो उन्होंने धमकी दी, मुझ पर हमला किया और पूरा मुंह काला किया। लेकिन मैं तो डरने वाला नहीं था, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ये मैं मेरे मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ, मैं इंसानियत के लिए काम कर रहा हूँ। तो इस अटैक के बाद भी मैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब के साथ बैठकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरा मुंह काला था, पूरी दुनिया ने देख ली। पाकिस्तान के लोग इससे उनसे बहुत प्यार मिला मुझे, हिंदुस्तान के लोगों से प्यार मिला, क्योंकि हिंदुस्तान के अवाम हो, पाकिस्तान के अवाम हो, ये नफ़रत नहीं चाहती है, ये इस तरह की जो गुंडागर्दी है ये नहीं चाहती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत और पाकिस्तान, हमारा जो रास्ता है वो मुश्किल रास्ता है, आसान रास्ता नहीं है, लेकिन मकसद ये बहुत बड़ा मकसद है। और मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि अब 20 साल के बाद 2047 ये जो साल है, ये भारत के इंडिपेंडेंस के 100 साल होने वाले हैं, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के 100 साल होने वाले हैं। तो ये जो सेंटिनरी है, सेंटिनरी ऑफ फ्रीडम, तो भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग मिलकर मनाएं, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों, उस समय ये तीनों मुल्क अलग अलग नहीं थे, लेकिन हिंदू, मुसलमान, सिख, पेशावर से लेकर चिटगांव तक सब लोग मिलकर हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, कुर्बानी दी है। तो इसलिए हम सब मिलकर इसको मनाएं, ताकि हम एक हैं, अलग अलग मुल्क रहें, पाकिस्तान अलग रहेगा, हिंदुस्तान अलग रहेगा, बांग्लादेश अलग रहेगा, 3 सेपरेट सॉवरेन नेशंस बट 1 कॉमन साउथ एशियन फैमिली। तो इससे जो है हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर वो बहुत सुधरेगा, सबकी तरक्की होगी, सबकी भलाई होगी। ये मेरा सपना है। वेलकम बैक। तो कुलकर्णी साहब की आपने बातें सुनी। हिंदुस्तान में भी हम हिंदुस्तान को देखते हैं आसिफ 2 नज़रों से। एक नज़र आजकल हमने ट्रंप साहब का लेंस पहना हुआ है कि ट्रंप साहब जो हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं, और दूसरा हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का मतलब सिर्फ मोदी साहब है। हिंदुस्तान 1.5 अरब आबादी का मुल्क है, वहाँ पर बड़े लोग हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, बड़े लोग हैं जो चाहते हैं कि ये मोहब्बतें कायम हों, रिश्ते हमारे बने, और कुछ ऐसे लोग भी यकीनी तौर पे हैं जो चाहते हैं कि लड़ाई हो या झगड़ा हो। लेकिन ऐसे लोग यहाँ पर भी हैं और वहाँ पर भी हैं। हमें किसको हमें आगे लाना चाहिए? उन लोगों को जो मोहब्बतें बांटते और रिश्ते बनाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में आज यही था आसिफ। आज तो यही था। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हो तो talkshop777@gmail.com पे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।